इंडिया में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ध्यान में रखते हुए कई ऐसे लॉज बनाए गए हैं जो माइनॉरिटीज को सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिसमें से एक लॉ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 भी शामिल है। जब पार्लियामेंट ने ये लॉ पास किया था तो उम्मीद तो बहुत थी कि ये लॉ लोगों को प्रोटेक्ट करेगा, पर आज के कंटेक्स्ट में ऐसा हो गया है कि आए दिन सुप्रीम कोर्ट खुद ही इस लॉ को अंडरमाइन कर रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। जितना आपके लिए सुनना हैरान होगा, उससे ज्यादा आप सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट सुन के शॉक हो जाएंगे, जिसमें उन्होंने एट्रोसिटीज एक्ट को अंडरमाइन करते हुए दोषियों को फ्री जाने दिया है। क्या है ये पूरा मामला और क्यों कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर फिर से विचार करे, इस वीडियो में हम आगे देखेंगे। अब जैसा कि हम सभी को पता है, और अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दे कि एट्रोसिटीज एक्ट एक बहुत ही सीरियस एक्ट है और इसमें लोगों को आसानी से बेल नहीं मिलती। इसलिए भी आए दिन किसी भी व्यक्ति के ऊपर इस एक्ट के चार्जेस लगना कोर्ट्स बहुत सीरियसली लेती है। पर इन सब के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस एस रविंद्र भट्ट और दीपांकर दत्ता की बेंच ने अभी हाल ही के एक केस में अपहेल्ड किया था कि सिर्फ फाउल लैंग्वेज का यूज करना, वो भी SC/ST कम्युनिटी के किसी मेंबर के खिलाफ, काफी नहीं होगा कि अक्यूज्ड पर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के तहत कोई चार्जेस लगे, जब तक कि वो रिमार्क कास्ट रिलेटेड ना हो। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से काफी लोग परेशान दिखे हैं, क्योंकि इन माइनॉरिटी कम्युनिटीज के खिलाफ अपमानजनक वर्ड्स यूज करना आम बात नहीं है और पुराने समय से चले आ रहे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देती है। अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर चल रहा होगा कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी बातों को नजर में रखने के बावजूद ऐसा जजमेंट दिया है। तो आपको बता दे कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये फैसला इसलिए लिया था क्योंकि आए दिन कई लोग फाउल और अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं और ऐसे में इस लैंग्वेज की वजह से आए दिन एट्रोसिटीज एक्ट जैसे सीरियस एक्ट को यूज नहीं किया जा सकता है, तब तक जब तक ये फाउल और अब्यूजिव लैंग्वेज कास्ट रिलेटेड और पब्लिक आई में SC/ST कम्युनिटी के खिलाफ ना बोला गया हो। The bench stated, the legislative intent seems to be clear that every insult or intimidation for humiliation to a person would not amount to an offence under Section 3(1)(r) of the SC/ST Act unless, of course, such insult or intimidation is targeted at the victim because of he being a member of a particular scheduled caste or tribe. बेंच ने ये बात भी क्लैरिफाई किया कि फाउल लैंग्वेज जैसे कि इडियट, बेवकूफ, फूल, मूर्ख, थीफ, चोर अगर किसी पब्लिक व्यू में बोला जाता है तो दिस वुड ऑब्वियसली कंस्टिट्यूट एन एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट और ह्यूमिलिएट बाय द यूजर ऑफ अब्यूजिव और ऑफेंसिव लैंग्वेज। पर अगर यही सेम बातें किसी वैसे पर्सन को बोली जाती है जो शेड्यूल कास्ट और ट्राइब से जुड़ा है, तो वैसे में ये काफी नहीं होगा कि सेक्शन 3(1)(r) अप्लाई हो। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ऐसे मामलों में एक एडवाइस ये भी दी है कि ऐसे रिमार्क्स पब्लिक प्लेस में बोले गए हैं या नहीं चार्जशीट में मेंशन होना चाहिए, ताकि ट्रायल के पहले ही समझ जाए कि अक्यूज्ड एट्रोसिटीज एक्ट के पीनल प्रोविजंस के अंडर ट्राई किया जा सकता है या नहीं। जहां लोगों को लगा था कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें ह्यूमिलिएशन और डिस्क्रिमिनेशन से बचाएगी, वहीं उनके ऐसे जजमेंट ने लोगों में हैरानी पैदा कर दी है, और वो भी तब जब एट्रोसिटीज एक्ट को इतना सीरियस एक्ट कहा गया है। कोर्ट्स को इस एक्ट के तहत लगे सारे चार्जेस सीरियसली लेने भी चाहिए, क्योंकि हमने नोटिस तो किया है कि आए दिन इन कम्युनिटीज के खिलाफ क्राइम्स बढ़ते ही जा रहे हैं, और ऐसा सिर्फ हमारा कहना नहीं है बल्कि डेटा भी यही शो करती है। अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, पिछले 5 सालों में दलित वुमेन के अगेंस्ट 45% क्राइम्स इंक्रीज होते देखा गया है। और तो और आप सुनकर काफी हैरान हो जाएंगे कि ऐसा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में भी पास किया था, जो लोगों के लिए उतना ही शॉकिंग था। उस केस में जस्टिसेस L नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता और अजय रस्तोगी की 3 जज बेंच ने ये फैसला लिया था कि सेक्शन 3(1)(r) ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट तभी अट्रैक्ट होगा अगर फाउल लैंग्वेज स्पेसिफिकली SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करने की वजह से एक इंसान को दिए जा रहे हैं। The bench stated, in the present case, the parties are litigating over possession of the land. The allegation of hurling of abusers is against a person who claims title over the property. If such person happens to be scheduled caste, the offence under section 3(1)(r) of the act is not made out. इस केस में बेंच ने इस बात पर भी जोर दिया कि कास्टिसिज्म रिमार्क्स के अलावा पब्लिक व्यू में इंसल्ट करना भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो कि इस केस में मिसिंग था, क्योंकि अक्यूज ने घर में आकर ऐसे रिमार्क्स दिए थे और ना कि पब्लिक प्लेस में। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब तक ऐसा कई बार कर दिया है कि फाउल रिमार्क्स होने के बावजूद अक्यूज पर एट्रोसिटीज एक्ट के तहत कोई एक्शंस नहीं लिए जाते हैं, इसके बावजूद कि SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोगों की बेइज्जती हुई है।
ऐसा हो गया है कि लॉ को टेक्निकली इंटरप्रेट करने के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट भूल ही गई है कि ये अट्रॉसिटीज एक्ट फर्स्ट प्लेस में आया क्यों था। The Indian judicial system, largely a legacy of British colonial rule, still follows laws established during oppressive times, like the 1871 Criminal Rights Act, which labeled entire communities as criminal in nature. ये कंटेक्स्ट इसलिए भी जरूरी है कि लोग समझे कि अट्रॉसिटीज एक्ट आया क्यों है और क्यों किसी SC/ST पर्सन को चोर बोलना भी पुराने सोशल प्रेजुडिसेस और स्टिग्मा को उठा देता है। अब क्योंकि ये जुडिशरी सिस्टम ब्रिटिशर्स की देन है, तो ऐसे में अट्रॉसिटीज एक्ट को इंग्लैंड के एक केस रेजिना वर्सेस डडली एंड स्टीफन्स के जजमेंट से कंपेयर करना सही रहेगा, क्योंकि दोनों के फाउंडेशन प्रिंसिपल सेम है। In 1884, 2 out of 4 sailors stranded at sea without food or water decided to kill the weakest member aboard for sustenance. Rescued after 24 days, the men Tom Dudley and Edwin Stephens faced trial in England. और कोर्ट ने इस केस में फैसला लिया है कि जितनी भी नेसेसिटी रही हो, किसी भी एक्सट्रीम केस में एक इनोसेंट की जान नहीं ली जा सकती है। This landmark decision established that legal and moral boundaries are steadfast and the law does not condone even acts of desperation that infringe upon these principles. और ऐसे ही इंडिया के केस में ये अट्रॉसिटीज एक्ट इसलिए लाए गए हैं कि जो लोग एक स्पेसिफिक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनके खिलाफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कम हो जाए। हालांकि इंडिया में इस एक्ट के इतने स्ट्रिक्ट होने के बाद भी इसमें लो कन्विक्शन रेट यही डिपिक्ट करता है कि कई केसेस में जस्टिस डिले हुई है या डिनाई हुई है। तो अब इंडिया को SC/STs के वेलबींग के लिए साथ खड़े होने की जरूरत है एंड इट कॉल्स फॉर अ कलेक्टिव अवेकनिंग, अ सोसाइटल शिफ्ट इन माइंडसेट, a strengthening of the legal framework and a relentless pursuit of justice and equality. अब देखना ये है कि इन सब बातों को ध्यान में रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसे केसेस में कोई चेंजेस देखने मिलेंगे या नहीं। और ऐसे लीगल अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।